जय हिंद दोस्तों। आपका बहुत बहुत स्वागत है अपने YouTube चैनल सिलेक्शन फार्मूला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज की क्लास हमारी यूपी स्पेशल से रहेगी और इस क्लास के अंतर्गत हम उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य एवं लोकगीतों को एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करेंगे। साथियों, ये क्लास यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी आरओ, यूपी पीसीएस और यूपी के अंदर कंडक्ट होने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहेगी। साथियों, किसी भी एग्ज़ाम के अंदर अगर यूपी स्पेशल पूछा जाता है तो उसके अंदर यूपी के प्रमुख लोक नृत्य और लोकगीत जरूर पूछे जाते हैं। तो साथियों, ये क्लास एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। आप इस क्लास को अच्छे से समझिएगा। उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य एवं लोकगीत। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि नृत्य कला या शास्त्रीय नृत्य क्या होता है। नृत्य कला या शास्त्रीय नृत्य, ठीक है। तो साथियों, अगर शास्त्रीय नृत्य की बात करें और इस वीडियो की बात करें तो इस पूरे वीडियो में हम जो भी नृत्य देखेंगे, चाहे लोक नृत्य या शास्त्रीय नृत्य, वो केवल और केवल उत्तर प्रदेश के देखेंगे। ठीक है। तो उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है कथक। ठीक है। तो कथक जो नृत्य है वो अकेला ही उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। अब कथक का मतलब क्या है साथियों? तो इसका प्रारंभ मंदिर के पुजारी द्वारा कथा बाँचते समय हाव भाव के प्रदर्शन से माना जाता है। और इस नृत्य के अगर मुख्य केंद्र की बात करें तो इस नृत्य का मुख्य केंद्र लखनऊ है। वाजिद अली शाह ये अवध के नवाब थे साथियों। ठीक है। तो वाजिद अली शाह के दरबार में इसका विशेष विकास हुआ, यानी कि शास्त्रीय नृत्य का जो सर्वाधिक विकास है कथक का, वो वाजिद अली शाह के समय में हुआ। ठीक है। तो हमें ये चीज़ें याद रखनी है। एक बार जल्दी से रिपीट कर लेते हैं कि उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? कथक। अब कथक क्या होता है? तो पुजारी द्वारा कथा वाँचते समय जो हाव भाव का प्रदर्शन होता है उसे हम कथक समझते हैं। यहाँ से इसका प्रारंभ हुआ था। इसका जो मुख्य केंद्र है उत्तर प्रदेश में वो है लखनऊ। अब अवध का जो नवाब था ना वाजिद अली शाह, उसके समय कथक का सर्वाधिक विकास हुआ है। ठीक है। तो इसका जो विशेष विकास है वो वाजिद अली शाह के टाइम पर हुआ है। ये था हमारा शास्त्रीय नृत्य कथक। अब थोड़ा सा कथक के बारे में जान लेते हैं। तो साथियों, जो कथक है उसके बारे में जानते हैं कि इसका उन्नायक कौन है, इसको ऊंचाइयों पर कौन ले गया है। जब ये शुरुआत में हुआ था तो इसका इतना फेम नहीं था। आज ये उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, तो कोई तो ऐसा कलाकार होगा इसका जो इसका उन्नायक होगा, इसको ऊंचाइयों पर पहुंचाने वाला होगा, इसकी उन्नति करने वाला होगा। तो साथियों, इसका उन्नायक किसे माना जाता है पता है? ठाकुर प्रसाद को। ठाकुर प्रसाद को इसका उन्नायक माना जाता है। लेकिन एक व्यक्ति और है, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, बिंदादीन। बिंदादीन कौन है? तो बिंदादीन एक ऐसा व्यक्ति है जो कथक के अंदर ठुमरी शैली का क्या कर देता है? प्रवेश। तो कथक में ठुमरी गायन का प्रवेश कराया था बिंदादीन ने। तो कथक का उन्नायक ठाकुर प्रसाद और बिंदादीन ने कथक के अंदर ठुमरी गायन का प्रवेश कराया था। अब कथक के प्रमुख कलाकार, क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि निम्नलिखित में से कथक का कलाकार है। ठीक है। तो इसके कलाकार हैं ठाकुर प्रसाद, उसके बाद अलकनंदा, सितारा देवी, शंभू महाराज, गोपी कृष्ण चौबे, बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, दुर्गा महाराज, कालका महाराज, ये इसके प्रमुख कलाकार हैं। अब क्वेश्चन कहाँ से बनेगा? तो पहला क्वेश्चन ये बनेगा, कथक नृत्य का उन्नायक कौन है? तो वो है ठाकुर प्रसाद। ठीक है। कथक में ठुमरी गायन को किसने प्रवेश कराया, किसने शुरुआत करवाई? तो वो व्यक्ति है बिंदादीन। इन्होंने ठुमरी गायन को कथक में प्रवेश करा दिया। इसके प्रमुख कलाकार कौन कौन हैं साथियों? तो वो हैं, सबसे पहले तो ठाकुर प्रसाद को आप याद रखें। उसके बाद सितारा देवी बहुत फेमस हैं, जो क्वेश्चन में पूछी जाती हैं। बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, ये तो बहुत ज़्यादा फेमस हैं, इनको आपको भूलना नहीं है। तो उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कथक को आपने देख लिया है। अब हम लोक नृत्यों की बात करते हैं। अब लोक नृत्य क्या होते हैं साथियों? लोक नृत्य जैसे हमारे पूरे उत्तर प्रदेश में जगह जगह क्षेत्रों के हिसाब से लोकगीत पाए जाते हैं। ये एक क्षेत्रीय नृत्य होता है जो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नृत्य किया जाता है। और ये किसके साथ किया जाता है? ये लोकगीतों के साथ किया जाता है। ठीक है। आगे देख लेते हैं। लोक नृत्य यानी कि फोक डांस। तो फोक डांस के बाद
करें अगर हम, तो प्रदेश के प्रत्येक क्षेत्र में लोकगीतों में भिन्नता के साथ ही लोक नृत्य में भी भिन्नता मिलती है। प्रमुख लोक नृत्य इस प्रकार हैं, यानी कि अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग लोकगीत पाए जाते हैं और उन लोकगीतों के साथ जो डांस किया जाता है उसे लोक नृत्य कहते हैं। ठीक है, तो लोक गीतों के साथ जो नृत्य किया जाता है उसी को हम लोक नृत्य कहते हैं। और यहाँ से लोक नृत्यों से आपके लिए एग्जाम में क्वेश्चन जरूर मिलता है। बात करें यूपी पुलिस कांस्टेबल की तो आपको क्वेश्चन जरूर मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहला नृत्य हमारा कीर्तन नृत्य। ठीक है, अब कीर्तन नृत्य की बात करें साथियों, तो ये ब्रज क्षेत्र में गौड़ीय परंपरा के भक्त लोग मृदंग, हारमोनियम व मजीरे की धुन पर हरि नाम का कीर्तन करते हैं और यह नृत्य करते हैं। तो साथियों, जो कीर्तन नृत्य है वो कीर्तन के साथ नृत्य किया जाता है और ये कहाँ किया जाता है? ब्रज क्षेत्र में किया जाता है। आप ये याद रखना। ठीक है, आप इसको चित्र से भी समझ सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और हमारा अगला नृत्य है रास नृत्य। अब इसके बारे में तो आप जानते ही होंगे, भगवान कृष्ण की बहुत सारी कहानियाँ सुनी होंगी आपने। भगवान कृष्ण रासलीलाएँ करते थे, तो उन्हीं की याद में आज हम एक नृत्य करते हैं प्रेम। ये जो नृत्य है राष्ट्र नृत्य, ये प्रेम का प्रतीक है। ठीक है, तो यह नृत्य ब्रज क्षेत्र में रासलीला के दौरान किया जाता है। इसे प्रेम नृत्य के रूप में भी जाना जाता है। प्रेम नृत्य भी कहते हैं हम रास नृत्य को। यह उत्तर प्रदेश के वृंदावन मथुरा के क्षेत्र में एक लोकप्रिय रंगमंच है, एक लोकप्रिय नृत्य है। भगवान कृष्ण का क्षेत्र है, इसलिए वो रासलीलाएं करते थे ना, इसीलिए इस क्षेत्र का जो प्रसिद्ध नृत्य है वो है रास नृत्य। ठीक है साथियों, इसमें भगवान कृष्ण और राधा बन के डांस किया करते हैं। बहुत अच्छा रंगमंच प्रस्तुत किया जाता है इस नृत्य पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला नृत्य साथियों झूला नृत्य, और ये नृत्य भी बहुत इम्पोर्टेंट है और झूला नृत्य भी ब्रज क्षेत्र का ही नृत्य है। ठीक है, यह भी ब्रज क्षेत्र का नृत्य है। इसका आयोजन सावन के महीने में श्रावण मास में किया जाता है और इस नृत्य को ब्रज क्षेत्र के मंदिरों में बड़े उल्लास के साथ मनाया जाता है। और इस यहाँ क्या होता है, जो औरतें हैं वो सावन के गाने गाती हैं और झूला झूलती हैं। ठीक है, जैसा आप चित्र में भी देख सकते हैं, और इस नृत्य को बोलते हैं झूला नृत्य। साथियों, हमारा अगला नृत्य है ख्याल नृत्य। अब ख्याल नृत्य कहाँ किया जाता है? तो ये ब्रज क्षेत्र में नहीं किया जाता, ध्यान रखना। ये बुंदेलखंड क्षेत्र में किया जाता है। और किस खुशी में? पुत्र जन्मोत्सव पर। अगर किसी के यहाँ पुत्र पैदा होता है तो उसकी खुशी में महिलाओं द्वारा बहुत अच्छे से एक नृत्य किया जाता है जिसको हम ख्याल नृत्य के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यह नृत्य पुत्र जन्मोत्सव पर बुंदेलखंड क्षेत्र में किया जाता है। इसके अंतर्गत रंगीन कागज़ों का तथा बांसों की सहायता से एक मंदिर बनाया जाता है और इस मंदिर को सिर पर रखकर नृत्य किया जाता है। ठीक है, तो ख्याल नृत्य क्या होता है? ये पुत्र जन्मोत्सव पर किया जाता है और इसमें जो महिलाएं हैं वो बांस और रंगीन कागज़ों से एक मंदिर बनाती हैं और उस मंदिर को सर पर रखकर नाचती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला नृत्य साथियों चरकुला नृत्य। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, चरकुला का मतलब होता है घेरा, घेरे के टाइप का। ठीक है, तो चरकुला नृत्य में क्या होता है, महिलाएं इस नृत्य को बहुत सारे दीपकों के साथ करती हैं। लगभग 100 के करीब दीपक, 108 दीपक उसके घेरों पर रखती हैं। एक चरकुला होता है, उसके घेरों पे ये दीपक रखे रहते हैं और इसको सर पर रखकर जो स्त्रियां हैं वो इस नृत्य को प्रस्तुत करती हैं। और ये नृत्य होली के आसपास ब्रज क्षेत्र में किया जाता है। ठीक है साथियों, तो चरकुला नृत्य ब्रज क्षेत्र में होली के आसपास होता है। इसमें महिलाएं 108 दीपकों का चरकुला यानी कि पिंजरा सिर पर रखकर नृत्य करती हैं। माना जाता है कि चरकुला नृत्य कृष्ण और ब्रज के ग्वाल समुदाय द्वारा इंद्र पर जीत के जश्न के रूप में किया जाता है। भगवान कृष्ण ने जब गोवर्धन पर्वत उठा लिया था, इंद्र को हरा दिया था, तो उसकी खुशी में ये नृत्य किया जाता है। ठीक है साथियों, आप यहाँ चरकुला को देख सकते हैं, ये 108 दीपकों के साथ किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला नृत्य हमारा जोगिनी नृत्य। साथियों, जोगिनी नृत्य का मतलब है ये नृत्य पुरुषों द्वारा किया जाता है और आप इसमें ये याद रखना कि जो भी पुरुष
साधु संत जो भी इस नृत्य को करता है वो जोगिनी का रूप धारण करके करता है, यानी कि स्त्रियों के कपड़े पहनता है, जोगिनी बनता है, उसके बाद इस नृत्य को किया जाता है। ठीक है, और ये जो नृत्य है जोगिनी नृत्य, ये मुख्य रूप से अवध क्षेत्र में किया जाता है। क्वेश्चन आपसे यही आएगा कि यह नृत्य किस क्षेत्र में किया जाता है या फिर किस लिए किया जाता है, दोनों तरह से इसके क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, तो जोगिनी नृत्य की अगर हम बात करें तो यह नृत्य मुख्यतः अवध क्षेत्र में रामनवमी के त्यौहार पर किया जाता है। इसके अंतर्गत साधु या कोई अन्य पुरुष महिला का रूप धारण करके इस नृत्य को करते हैं। ठीक है साथियों, आप यहाँ देख सकते हैं ये पुरुष हैं और इन्होंने महिलाओं का रूप धारण कर रखा है। अगला नृत्य देखते हैं। अगला नृत्य पाई डंडा नृत्य, नाम से भी स्पष्ट है इसमें डंडे का उपयोग हो रहा है, इसका मतलब है डंडे से इस नृत्य को किया जाता है। और इसमें क्या होता है, जो भी पुरुष या जो भी प्रतिभागी होते हैं वो एक पारंपरिक परिधान पहनते हैं, एक ड्रेस पहनते हैं और उस ड्रेस में हाथों में डंडे होते हैं और डंडे आपस में मार मार के इस नृत्य को किया जाता है। और ये नृत्य अहीर समाज के द्वारा बुंदेलखंड क्षेत्र में किया जाता है, ये आप याद रखेंगे। तो पाई डंडा नृत्य बुंदेलखंड क्षेत्र के अहीर समाज के एक पारंपरिक नृत्य है। इसे बुंदेलखंड का डांडिया भी कहते हैं क्योंकि डंडों के साथ किया जाता है। ठीक है, इसमें नर्तक पारंपरिक परिधान, ये साथियों प्रधान नहीं है परिधान है, पारंपरिक परिधान में माथे पर मोरपंख और पट्टी तथा पैरों में घुंघरू बांधकर एक दूसरे पर डंडे का प्रहार करते हुए नृत्य करते हैं। ठीक है, एक बार और समझ लीजिए, जो पाई डंडा नृत्य है वो अहीर समाज के द्वारा बुंदेलखंड क्षेत्र में किया जाता है। इसमें डंडे का उपयोग होता है ना, इसलिए इस नृत्य को बुंदेलखंड का डांडिया भी कहते हैं। और इसमें क्या होता है, जो पुरुष हैं वो पारंपरिक परिधान पहनते हैं, माथे पर मोरपंख लगाते हैं और पट्टी लगाते हैं, पैरों में घुंघरू बांधते हैं और डंडे से एक दूसरे पर प्रहार करते हुए नृत्य करते हैं। ये आप पाई डंडा नृत्य को यहाँ देख सकते हैं। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। घोड़ा नृत्य, तो साथियों जो घोड़ा नृत्य है वो कैसे किया जाता है, नाम से पता चल रहा है इसमें घोड़े का यूज किया जाता है। ठीक है, घोड़े से ये नृत्य किया जाता है और ये भी बुंदेलखंड क्षेत्र में मांगलिक यानी कि शादी विवाह के अवसरों पर किया जाता है। तो घोड़ा नृत्य बुंदेलखंड क्षेत्र में मांगलिक अवसरों पर बाजों की धुन, जो बाजे होते हैं ना बाजा बजाने वाले, बाजों की धुन पर घोड़े के द्वारा कराया जाता है, इसे कहते हैं घोड़ा नृत्य। अगला नृत्य है राई नृत्य। अब राई नृत्य भी बुंदेलखंड क्षेत्र में किया जाता है। यह नृत्य बुंदेलखंड क्षेत्र में महिलाओं द्वारा मांगलिक अवसरों पर श्री कृष्ण जन्माष्टमी आदि उत्सवों पर किया जाता है। जो राई नृत्य है वो महिलाओं के द्वारा किया जाता है, बुंदेलखंड में मांगलिक अवसरों पर भी किया जाता है और जन्माष्टमी वगैरह के शुभ अवसरों पर भी किया जाता है। ठीक है साथियों, और ये जो नृत्य होता है ये श्रृंगार परक होता है। ठीक है, अगला नृत्य साथियों हमारा नटवरी नृत्य। ये जो नटवरी नृत्य है ये पूर्वांचल क्षेत्र में किया जाता है और पूर्वांचल क्षेत्र में भी यादव लोगों द्वारा किया जाता है। इसमें क्या होता है, नृत्य में जो गीत गाए जाते हैं ना, तो गीत में जो नक्कारे होते हैं या स्वरों में जो परिवर्तन होता है, तो नक्कारे और स्वरों पर ये नृत्य प्रस्तुत किया जाता है, नक्कारे व स्वरों पर। ठीक है, तो आप इतना याद रखें बस इसके बारे में कि जो नटवरी नृत्य है ये यादव समाज द्वारा पूर्वांचल क्षेत्र में किया जाता है। अगला है नकटोरा नृत्य। ये बहुत फेमस नृत्य है साथियों, पूछा भी गया है एग्जाम में। इसमें क्या होता है, ये भी पूर्वांचल क्षेत्र में किया जाता है, पूर्वांचल में। और इसमें क्या होता है, जैसे किसी लड़की की बारात निकलती है जब दुल्हन लाने के लिए, शादी के लिए, तो बारात निकलने के बाद जो महिलाएं हैं वो आपस में इस नृत्य को करती हैं और पुरुष के परिधान पहनती हैं और उसके द्वारा बहुत ही हास परिहास किया जाता है, नाटक किए जाते हैं, गाने गाए जाते हैं और नृत्य किया जाता है। ठीक है, तो ये रात के समय में जब बारात निकल जाती है उसके बाद जो महिलाएं हैं पुरुष के परिधान पहनती हैं और बहुत ज़्यादा हास परिहास करती हैं और उसके साथ नृत्य करते हुए नाटक के रूप में इस नृत्य को प्रस्तुत करती हैं। ठीक है, तो नकटोरा नृत्य कहाँ किया जाता है, पूर्वांचल क्षेत्र में। लड़कों के विवाह वाले घरों में बारात जाने के बाद उन घरों की जो महिलाओं द्वारा पुरुषों का भेष धारण करके रात भर हास परिहास युक्त नाटक और नृत्य किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा कट घोड़वा नृत्य। अब कट घोड़वा नृत्य का मतलब क्या है, यानी कि ये
भी कृत्रिम घोड़े से नृत्य किया जाएगा कठघोड़वा, ठीक है, काठ के घोड़े से नृत्य किया जाएगा। यह नृत्य पूर्वांचल में मांगलिक अवसरों पर किया जाता है। इसमें एक नर्तक अन्य नर्तकों के घेरे के अंदर कृत्रिम घोड़ी पर बैठकर नृत्य करता है, यानी कि इसमें बहुत सारे नर्तक एक घेरा बना के रखते हैं और जो मेन नर्तक होता है उसमें से एक नर्तक वो घोड़े पर बैठ के बीच में नृत्य करता है और इसे बोलते हैं कठघोड़वा नृत्य। अगला नृत्य धोबिया नृत्य। साथियों, धोबिया नृत्य धोबी जाति का एक प्रस्तुत किया जाने वाला नृत्य है, ठीक है, और ये नृत्य पूर्वांचल में किया जाता है। तो धोबिया नृत्य पूर्वांचल में धोबी समुदाय द्वारा विवाह और संतान उत्पत्ति पर किया जाता है और इस नृत्य के माध्यम से धोबी और गधे इसके संबंधों की जानकारी मिलती है। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। अगला नृत्य रहेगा हमारा कर्मा नृत्य। अब कर्मा नृत्य क्या होता है? यह नृत्य सोनभद्र व मिर्जापुर के खरवार, आप इसे याद रखें, खरवार, ये खरवार आदिवासी लोगों द्वारा किया जाता है। खरवार एक जनजाति है ना, उसके द्वारा किया जाता है। और कब किया जाता है? तो खरीफ फसल बोने के बाद होली के अवसर पर किया जाता है। यह नृत्य पुरुषार्थ और पर्यावरण का प्रतीक है। एक बार देख लो इसे, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जो कर्मा नृत्य है वो सोनभद्र और मिर्जापुर में किया जाता है और खरवार समुदाय के द्वारा, ठीक है। होली के अवसर पर किया जाता है, पुरुषार्थ और पर्यावरण का प्रतीक होता है। अगला नृत्य हमारा ठडिया नृत्य, ठीक है साथियों। ये सोनभद्र आदि जिलों में संतान की कामना पूरी होने पर यह नृत्य माँ सरस्वती के चरणों में समर्पित होकर किया जाता है। जो ठडिया नृत्य है ये सोनभद्र, मिर्जापुर, उधरी जनजातीय इलाकों में किया जाता है और पुत्र की जो कामना है वो जब पूरी हो जाती है उसके उपलक्ष्य में माँ सरस्वती के चरणों में नृत्य समर्पित होता है। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। फरुहाई नृत्य। अब फरुहाई नृत्य क्या है? तो ये अवध क्षेत्र के अहीर समाज के द्वारा किया जाता है और ये इनका अहीर समाज का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। इसमें क्या होता है? इसमें लाठी डंडों के साथ पैर व कमर में घुंघरू बांधकर डफली किया जाता है। ठीक है साथियों, जो फरुहाई नृत्य है ये अहीर समाज के द्वारा किया जाता है और इसमें क्या करते हैं? ये लाठी डंडे के साथ घुंघरू बांधते हैं और पैर और कमरों में भी घुंघरू बांधकर किया जाता है। ठीक है, अगला नृत्य है ढेड़िया नृत्य। ठीक है, ढेड़िया नृत्य। अब ढेड़िया नृत्य जब राम लंका से वापस आए थे ना, तो उनकी खुशी में किया जाता है। तो उनकी खुशी में तभी से ये नृत्य करते हैं और इसमें एक मिट्टी का बर्तन रखते हैं सर पे, उसमें बहुत सारे छेद होते हैं और उसमें अंदर दीपक जलता है, जिसे हम ढेड़िया कहते हैं। तो ढेड़िया को सर पे रख के जब नृत्य किया जाता है, इसीलिए इसको ढेड़िया नृत्य बोलते हैं। यह नृत्य राम के लंका विजय के बाद वापस आने पर स्वागत स्वरूप अवध क्षेत्र में किया जाता है। इसमें छिद्रयुक्त मिट्टी के बर्तन में दीपक जलाकर सिर पर रखकर प्रस्तुत किया जाता है। ये नृत्य आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है साथियों, ये नृत्य है ढेड़िया नृत्य। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं मयूर नृत्य, और ये तो नाम से ही स्पष्ट हो रहा है। मयूर नृत्य का मतलब है इसमें जो महिला पुरुष परिधान पहनेंगे वो पूरे मयूर जैसे होंगे। ठीक है, तो मयूर नृत्य ब्रज क्षेत्र में किया जाता है। इस नृत्य के दौरान मोर के पंख से बने विशेष वस्त्र धारण किए जाते हैं। यह नृत्य मानसून के मौसम में बारिश द्वारा लाई गई हरियाली का जश्न मनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो मयूर नृत्य में मयूर जैसे परिधान होते हैं और ब्रज क्षेत्र में ये नृत्य किया जाता है। ये आप याद रखना, परिधान आप यहाँ देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला है साथियों हमारा नौटंकी नृत्य। इसे आप जरूर याद रखना, एग्जाम का सबसे फेवरेट। जो पहला पढ़ाया था हमने शास्त्रीय नृत्य कथक और दूसरा नौटंकी। ये नौटंकी जो नृत्य है ये समूचे उत्तर प्रदेश का एक विशेष नृत्य है जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है साथियों, नौटंकी उत्तर प्रदेश राज्य का लोक नृत्य है, पूरे उत्तर प्रदेश राज्य का। ठीक है, यह नृत्य अपने भावुक और हास्यास्पद दृश्यों के लिए प्रसिद्ध है। इस नृत्य को एक ड्रामा के रूप में संगीत के साथ दिखाया जाता है। ये होता है नौटंकी नृत्य। इसमें जो कहानी पर्दे पे फिल्माई जाती है उस नृत्य का संवाद है वो गाने के माध्यम से बताया जाता है, वो संगीत के माध्यम से बताया जाता है। ठीक है, तो ये है नौटंकी नृत्य जो पूरे उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। तो उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य हो जाएगा नौटंकी और उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा कथक। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं।
अब कुछ ऐसे प्रमुख लोक नृत्यों को देख लेते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ से एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो एक नृत्य साथियों राहुला। ठीक है, राहुला कहाँ किया जाता है, तो इसका क्षेत्र बुंदेलखंड। लठमार दीवारी नृत्य, ये चित्रकूट है। लठमार दीवारी नृत्य ये साथियों चित्रकूट। लठमार होली ये बरसाने का एक फेस्टिवल है। ठीक है, तो लठमार होली आपने सब ने सुना होगा, और लठमार दीवारी नृत्य नहीं सुना होगा। एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं जहां हम गलती कर सकें। ठीक है, तो आप याद करके जाइएगा। लठमार दीवारी नृत्य कहाँ का है, चित्रकूट का। चौलर नृत्य ये पूछा गया एग्जाम में, ये मिर्जापुर और सोनभद्र का है, चौलर नृत्य। सेरा नृत्य ये सोनभद्र और मिर्जापुर का है। चौरसिया नृत्य ये जौनपुर का है, चौरसिया नृत्य जौनपुर। डोमकच्छ नृत्य ये पूर्वांचल क्षेत्र का है, और बहरूपिया नृत्य ये अवध क्षेत्र का है। ठीक है साथियों, ये नृत्य इंपॉर्टेंट है, एक बार इनको रिपीट कर लेते हैं। राहुला ये बुंदेलखंड का नृत्य है। लठमार दीवारी ये चित्रकूट का है। चोलर नृत्य ये मिर्जापुर सोनभद्र का है। सैरा नृत्य ये सोनभद्र मिर्जापुर का है। चौरसिया जौनपुर का है। डोमकच्छ नृत्य ये पूर्वांचल क्षेत्र का है। बहरूपिया नृत्य अवध क्षेत्र का है। ठीक है साथियों, तो उम्मीद है साथियों आपको ये क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। आपको शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य याद हुए होंगे। अगर आपको ये पूरे नृत्य एक बार में याद नहीं होते तो आप वीडियो को दोबारा भी देख सकते हो, और ज़रूरत के लिए आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है साथियों, अगर आपको आज का कंटेंट अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।